सभी मित्रों को नमस्कार। सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पूर्व में हम इस चैनल के माध्यम से लगातार एनसीईआरटी की क्लासें, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें और प्रैक्टिस सेट, साथ ही संपूर्ण साहित्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर ये पूरे वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। और आज 12वीं क्लास होगी एनसीईआरटी की। इससे पूर्व 11वीं क्लास हम देख चुके हैं। छायावाद के संपूर्ण कवियों को, चारों कवियों को हम देख चुके हैं। राहुल सकृत्यान, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, मनोहर श्याम जोशी, महत्वपूर्ण कवियों को हम देख चुके हैं। और आज इसी क्रम में जो 12वीं क्लास होगी यह हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित होगी। तो मित्रों, इससे पूर्व हम 11 क्लासें जो चला चुके हैं वो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्लासें हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो आज हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्म, उनकी रचनाएं और किस क्षेत्र में इन्होंने बेहतर कार्य किया। तो हजारी प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को गांव आरत दुब्बे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में हुई थी। ठीक है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप दुब्बे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश नोट कर लेंगे। कर्म क्षेत्र की बात करें तो निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक, संपादक। तो निबंधकार, उपन्यासकार के साथ साथ इनकी आलोचनाएं, जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और हिंदी साहित्य से संबंधित इन्हें 3 रचनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कर्म भूमि इनकी वाराणसी रही। इनके जो निबंध उपन्यास जो क्षेत्र में इन्होंने काम किया, ये आधुनिक कालीन कवि, उपन्यासकार और निबंधकार माने जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार की बात करें 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण से नवाजा गया। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व निबंध के लिए, और 1949 में डी लिट उपाधि इन्हें प्राप्त हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की। तो इस महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करेंगे। एक तो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आलोक पर्व, इसको भी इनकी 2 रचनाएं हैं, एक आलोक पर्व है और एक जो है इनकी इसी से संबंधी अशोक के फूल हैं। तो पहला जो इनका निबंध था वो अशोक का फूल था 1940 में। और अंतिम इनकी जो निबंध संग्रह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, निबंध तो इनके काफ़ी हैं लेकिन पहला निबंध कई बार पूछा जाता है अशोक के फूल। और अंतिम जो इनका निबंध संग्रह था, निबंध संग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, निबंध की बात नहीं कर रहा हूँ। एक निबंध संग्रह के अंतर्गत बहुत से निबंध आ सकते हैं जैसे आपको मालूम होगा। ठीक है, और अंतिम जो इनका निबंध था वो आलोक पर्व था 1972 में। ठीक है, लिखा गया था। 1973 में इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप एनसीईआरटी के मतलब यह नहीं सोचे कि जो रचना एनसीईआरटी में लगी गई उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका पूरा चरित्र काल, इनके जीवन काल, इनकी क्या उपाधियां रही, क्या पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए और अन्य क्षेत्रों में इन्हें क्या कार्य किया, चाहे कवि हो, उपन्यासकार हो, साहित्यकार हो या निबंधकार हो या नाटककार हो, इसके जीवन में आपको इनकी इस प्रकार से पढ़ना है कि सारा क्षेत्र इनका आ सके, जैसे कि आपने एनसीईआरटी के बुक में देखा होगा। ठीक है, अब इनके महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनकी आलोचना देखेंगे और इनकी 2 रचनाएं लगी हुई है। एक तो 12वीं एनसीईआरटी में लगी है श्री सी के फूल, जो कल्पलता निबंध संग्रह से में संग्रहित है, श्री सी के फूल। और दूसरा इनकी जो रचना है 10वीं में एनसीईआरटी में, उन दोनों को भी हम इनके जीवन काल, इनकी रचनाओं के उपरांत उन दोनों पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि उसकी भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी एक इनकी महत्वपूर्ण रचना यानी निबंध है, यह निबंध संग्रह था और शीर्षी के फूल जो है
कल्पलता निबंध संग्रह में है। जबकि दूसरी 10वीं में जो इनकी रचना है यह भी निबंध है, एक कुत्ता और एक मैना। इनकी 2 रचनाएं एनसीईआरटी में लगी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनकी आलोचना देख लेते हैं। कबीर नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार और साहित्य संचार लिखा है इसमें। साहित्य संचार, साहित्य सहचर होना चाहते हैं यहाँ पर, और साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन धर्म साधना, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत एक पुरानी कहानी और साहित्य सहचर। ठीक है, इनकी प्रमुख आलोचना है। लेकिन कई बार इनकी जो है इतिहास ग्रंथों में इनकी 3 रचनाएं हैं और ये पूर्ण रूप से इतिहास ग्रंथ इनको माना नहीं जाता है। लेकिन आपने देखा हो कि जब हम इतिहास प्रारंभ में जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, जिसमें गारसादा तासी ग्यर्सन का हम पढ़ते हैं, मिश्र बंधु का पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल का पढ़ते हैं, उसके उपरांत जो इनकी 3 रचनाएं हैं जो साहित्य ग्रंथ से संबंधित हैं। पहला एक हिंदी साहित्य का इतिहास 1940, दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और तीसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये 3 महत्वपूर्ण इनके इतिहास से संबंधित भी हैं। ठीक है, आलोचना में तो है ही, आलोचना करने का मतलब है कि उसमें तो गुण दोष दोनों प्रकार से होंगे। आलोचना का मतलब यह नहीं है ये इतिहास से संबंधित भी होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यह है कि ये इतिहास ग्रंथ में आते हैं। ये तीनों रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 40, 52 कई बार सन भी पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। और इस सामाजिक पद्धति जिस उसमें 2-3 की प्रकार की पद्धतियाँ थी ना, जब हम अगर इतिहास ग्रंथों की बात करें तो उसमें हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं इतिहास से संबंधित कि किस विधा की किस प्रकार से, जैसे रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी थे। ठीक है, उसके बाद काल अनुक्रमांक क्रम के आधार पर किन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे थे। तो ये 3-4 प्रकार के थे कि जिस आधार पर रचनाकारों ने अपनी इतिहास ग्रंथ लिखे थे। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इनका दूसरा, ये तो महत्वपूर्ण इनके आलोचना और इतिहास ग्रंथ से संबंधित बातें हुई। अब हम इनके उपन्यास देखेंगे। 3 क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। एक, अब देखो जो इतिहास ग्रंथ है इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कबीर को लेकर, जैसे तुलसीदास पर और जायसी पर, सूरदास पर भरमत गीरसार जो संग्रहित एनसीईआरटी नेट में भी लगा हुआ है, तुलसीदास जायसी, इस पर तो रामचंद्र शुक्ल ने बेहतर कार्य किया। लेकिन कबीर को हिंदी साहित्य में बड़ा स्थान देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रही। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, और बना है पूर्व परीक्षाओं में, कि कबीर को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी ही थे। जबकि इतना थोड़ी बहुत कार्य तो किया, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो बेहतर कार्य और किया वह राम जायसी, सूरदास और तुलसीदास पर किया। जैसे कि आप जानते हैं, जिसने नेट और लेक्चरर का दिया होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आप लोग इसको बेहतर रूप से जानते हैं। बस एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने आपके संज्ञान में ला रहा हूँ, तो उसको आप देखेंगे। अब देखते हैं इनके उपन्यास। आलोचना में हमने देखा, और आलोचना के साथ उनके इतिहास ग्रंथ हमने देखे 3 महत्वपूर्ण। उपन्यास की बात करें, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके चारों। और जो इनका बाणभट्ट की आत्मकथा है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा की बात करें तो 1940 में यह आत्मकथा लिखी गई, और यह ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे।
हर्षकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बड़ा बेहतर रूप से इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा में उल्लेख किया गया है। और कई बार इस उपन्यास के पात्र पूछे जाते हैं, जैसे एक बाणभट्ट इस उपन्यास का मुख्य पात्र नायक और दूसरा निपुणिका, ये दो पात्र भी कई बार पूछे जाते हैं। दूसरा इनका चारुचंद्र लेख, ठीक है, यह 1963 में लिखा गया ग्रंथ है, उपन्यास है, और राजा सातवाहन के राज्य की 12वीं-13वीं सदी का इतिहास से संबंधित इसमें उल्लेख किया गया है। 12वीं-13वीं सदी का कई बार नेट में और एन पेपरों में भी देखा होगा तुमने, आरपीसी और जैसे जीडीएस में देखा होगा आपने, गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज में होते हैं प्रोफेसर के, तो उसमें भी कई बार इनका मिलान करने के लिए आता है। तो आपके संज्ञान में मैं छोटी सी बात डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो आपके शायद आपका दिमाग इतना भार सह नहीं पाएगा, तो आप वही पॉइंट नोट करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। लेकिन चलते चलते एनसीईआरटी का मतलब मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि हमें वही रचना नहीं पढ़नी है, इनका पूरा उल्लेख इस तरीके से पढ़ना है कि किसी भी तरीके से हजारी प्रसाद के क्वेश्चन बने तो आपकी पहुंच से बाहर ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि हमें अगर एलटी की परीक्षा लेट भी होती है तो अगर लेक्चरर की परीक्षा पहली होती है तब भी हम बेहतर रूप से करेंगे, क्योंकि 50 से 60% एलटी और लेक्चरर में काफ़ी फर्क है, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपने तैयारी कीजिएगा, और अगले माह यानी दिसंबर में जो है नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी होगा काफ़ी अभ्यर्थियों का, तो आप इस तरीके से भी अपने तैयारी कर सकते हैं। हर तरीके से हर फैक्ट से आप देखोगे तो आपके लिए आगे के लिए बेहतर ही होगा। तो पहले मैं कह चुका कि बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक का उल्लेख किया गया है। दूसरा चारुचंद्र लेख, इसमें राजा सातवाहन के साम्राज्य का 12वीं-13वीं सदी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चौथा है पुनर्नवा। पुनर्नवा यह नारी शोषण का चित्रण और वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। और अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा उपनिवेशिक युग का प्रवेश के बारे में इसमें क्या वर्णन किया गया है, जीवन की पद्धति के बारे में, ठीक है। देखो इसमें एक पुनर्नवा है, नारी शोषण की बात की गई है, और बाणभट्ट की आत्मकथा में नारी सम्मान की बात की गई। इस महत्वपूर्ण रक्षा या सम्मान की बात की गई है। ये भूमिका है, भूमिका आपको थोड़ी बहुत लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको भूमिका मालूम है तो उसके अंदर से कई प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आप अपना चिंतन, अपना लॉजिक, अपनी तर्क शक्ति का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी विषय की भूमिका नहीं, थोड़ी बहुत आपको मालूम ही नहीं है, तो आपका लॉजिक, आपका तर्क, आपका चिंतन वहाँ कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी क्वेश्चन पे आप तुक्का तभी मारोगे जब आपको थोड़ी बहुत पता होगा। तो चलते हैं आगे। इनकी चौथी महत्वपूर्ण रचना है अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा मैंने अभी कहा था उपनिवेशिक युग के प्रवेश के बारे में है, और ये चारों रचना का क्रम भी है 1946, 1963, 1973, 1976। और जिस व्यक्ति ने जो है लेक्चरर और नेट जेआरएफ का दिया होगा तो आपको एक तथ्य मालूम होगा, इनका क्रम भी मालूम होगा। तो इस प्रकार इनके उपन्यास महत्वपूर्ण थे। बाकी मैं बता चुका हूँ, बाणभट्ट के आत्मकथा के बारे में हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक के बारे में है, इसको आप दिमाग में जहन में रख लेना। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, नारी सम्मान की बात की गई है, और पुनर्नवा में नारी के शोषण की बात की गई है, ठीक है। चारुचंद्र लेख में राजा जो है 12वीं-13वीं सदी की बात कही गई है, और राजा सातवाहन के राज्य या साम्राज्य के बारे में कहा गया है। और उपनिवेशक कालीन युग का प्रवेश के बारे में कहा गया है अनामदास का पोथा। आगे हम देखते हैं इनके निबंध, और निबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। और जो इनकी आपके सिलेबस में लगा हुआ है शीर्ष के फूल, यह भी निबंध से संबंधित है, ठीक है। और एक कुत्ता और एक मैना जो 10वीं के एनसीईआरटी में लगा हुआ है, यह भी निबंध विधा से लिया गया है। अब देखते हैं इनके क्या निराश हुआ जाए, एक कुत्ता एक मैना, अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ाते हो, विचार प्रभाव, कल्पलता, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, शीर्ष के फूल। शीर्ष के फूल
की भूमिका हम अंतिम अंत में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको दो रचनाएं मालूम होनी चाहिए कि ये दोनों रचनाएं, इनकी दोनों रचनाएं निबंध से है। और विशेष करके शीर्षी के फूल जो है कल्पलता जो है निबंध संग्रह में है। आपको तो मालूम है कि हजारी प्रसाद की है, दूसरा आपको मालूम है कि ये निबंध ललित निबंध है, क्योंकि ललित निबंध का जनक उन्हें कहा जाता है। और 2021 में यह क्वेश्चन डायरेक्ट बना था कि ललित निबंध के जनक कौन थे, हजारी प्रसाद थे। ठीक है, 2021 की बात करूं मैं एलटी की, तो 3 क्वेश्चन बने थे। एक तो भारतेंद्र युग जो है निबंध का काल पूछा गया था, भारतेंद्र, और इस प्रकार से काल विभाजन, काल 4 कालों के नाम दिए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यह पूछा गया था। 3 क्वेश्चन बने थे निबंध से। दूसरा शीर्षी के फूल, ठीक है, और दूसरी रचना है इनकी आलोक पर्व। अभी पूर्व मैंने चर्चा की थी। और अशोक के फूल, और पिछली बार एक क्वेश्चन आया था अधखिला फूल, वो दूसरी विधा की रचना है। आपने इन पॉइंटों को भी नोट करना है। अधखिला फूल आया था। तो एक ही मिलती जुलती रचनाएं काफ़ी हैं। कई बार इन मिलती जुलती रचनाओं को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन मिलती जुलती रचनाओं को हम अपने जहन में रखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप देखते हैं इन्होंने कहानी पर भी काम किया, विशेष रूप से उपन्यास, आलोचना और निबंध आपने याद रखने हैं। कहानियाँ आम फिर बोरा गए, महात्मा के महाप्रायण के बाद, ठाकुर जी की बटूर, केतु दर्शन, समालोचक की डाक, साहित्य का नया कदम, ये इनकी कहानियाँ हैं। और ग्रंथ संपादन इन्होंने जो किया था, संदेश रासक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धू की बानियाँ, इनके ग्रंथ थे। अनुवादक की बात करें, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, विश्व परिचय। प्रबंध चिंतामणि आप नोट कर लेना। और एक चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का भी है। ठीक है, वो 4 भागों में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप अपना रचनात्मक ज्ञान बढ़ा सकते हैं। एन की बात करें, एन इनकी रचनाएं तत्व मीमांसा, मृत्युंजय रविंदर, प्लेटो का गणराज्य, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, पुनक्ष सहज, साधना, ब्रह्मसूत्र भाषा, खुम्बा रामायण, कीर्ति वासा रामायण। तो इस प्रकार की इनकी अन्य रचनाएं। अब इनकी जो मुख्य तथ्य हैं इनके जीवन से संबंधित, इनका बचपन का नाम क्या था, बैजनाथ द्विवेदी। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। और इन्होंने जो है आदिकाल को जो है क्या नाम दिया था, आदिकाल ही नाम दिया था। ठीक है, हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को माना वो काल, उस काल का नाम पड़ जाता था, लेकिन आदिकाल जो है उसमें वीर गाथा काल का नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। और जो आदिकाल नाम दिया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अब पूर्व में भी मैं पर चर्चा कर चुका हूँ कि इनके 3 इतिहास ग्रंथों के बारे में। ठीक है, 1952 से 1953 में काशी नागरी प्राचरणी सभा के अध्यक्ष रहे। और 1955 में ये प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य बने थे। यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, अब इन्हें भारतीय ग्रंथमाला, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किया और हिंदी भवन के संचालक रहे। और कबीर को मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा इन्होंने। और आप महत्वपूर्ण पॉइंट यही रखेंगे कि प्रतिष्ठित और जो है हिंदी साहित्य में मुख्य भूमिका या ज़्यादा महत्व देने का कार्य जो है कबीर को किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। बैद्यनाथ द्विवेदी इनका बचपन का नाम है, आदिकाल का नाम इन्होंने ही दिया है। 1952 से 53 में काशी नागरी प्राचरणी सभा के अध्यक्ष रहे और राजभाषा आयोग के प्रथम सदस्य भी चुने गए। अध्यक्ष नहीं, सदस्य भी चुने गए। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की। आगे हम इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और इनकी जो रचनाएं हैं उस पर भी बात करेंगे। देखो, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कई बार पूछा गया था, केबीएस में भी पूछा गया था। यह इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ऐसे वाक्य जो कथन होते हैं वो निबंध आलोचना से या जो है उपन्यास से उभर कर आते हैं, ऐसे पॉइंट। ठीक है,
जो वाग्य जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रामुखीपेक्षितता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्ति न बना सके, जो उसके हृदय को दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। देखो, साहित्य को उनका कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, लेकिन भिन्न भिन्न बातें उन्होंने कही कि जो ऊपर के पंक्तियों में लिखे गए वाक्य हैं कि उन बातों को मैं साहित्य कहने में संकोच होता है। ऐसे तथ्य नहीं होने चाहिए, सकारात्मक तथ्य होने चाहिए, उसे मैं साहित्य मानता हूँ। ठीक है, ये हाईलाइट कर रखा मैंने, इसको आप नोट कर लेना। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। आगे उन्होंने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंद को शास्त्री कहते हैं। ठीक है, तो इनने भारतवर्ष की संस्कृति को लेकर, इतिहास को लेकर जैसे ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे बाणभट्ट की, इस प्रकार से दोनों चीज़ों को, क्योंकि आधुनिक काल के बसरते इन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, लेकिन इनका जीवन काल और जो रचनाएं इनकी मिलती है, रचनाएं मिलती है निबंध विधा की, आलोचना या उपन्यास, तो ये आधुनिक काल के थे। तो इनकी प्रवृत्ति, इनकी मानसिकता आधुनिकता पर आधार तो होगी। तो इन्हें संस्कृति और इतिहास का गठजोड़ किया, और भाषा के क्षेत्र में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, ठीक है, इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन, आधुनिकता, ज्ञान विज्ञान का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया, और अगाध पांडित्य, नवीन मानवता सर्जन और आलोचना की क्षमता को भी प्रकट हुई। ठीक है, तो सभी चीज़ों का घुला मुला एक मिश्रण इन्होंने प्रस्तुत किया, और तभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में इतनी कठोरता हमें देखने को मिलती है, इतनी अच्छी रचनाएं जिसमें सभी विषयों का गठजोड़ हो। अब देखते हैं इनके मूलभूत जो है रचना लगी है, शीर्ष के फूल, उस पर आते हैं, और उस पर हम सिर्फ भूमिका पर चर्चा करेंगे। अगर हम 100 रचनाएं पढ़ेंगे तो समय बीत जाएगा, और वो 14 नंबर के लिए हमें जो है 14 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। भूमिका आपको पता होनी चाहिए। भूमिका अगर आपको पता है तो आप किसी न किसी तौर पर अंदर भी देखना है आपको, लेकिन आप स्वयं देख सकते हो। लेकिन अगर मैं पूरा व्याख्या करूँगा, उल्लेख करूँगा, तो 1-2 घंटे तो एक क्लास के लिए ही कम हो जाएंगे। इसलिए आप भूमिका पढ़ने के उपरांत आप स्वयं वो कविता, वो उपन्यास, किसी भी प्रकार की विधा है, आप उसको देखिएगा, और प्रश्न पत्र भी अपना साथ साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। तभी आपका बेहतर से बेहतर अध्ययन और गहन अध्ययन तभी होगा। पढ़ने से पूर्व भी पढ़िएगा। आपने पढ़ा, चाहे आपने कोचिंग क्लास ली, यूट्यूब से पढ़ा, स्वयं अध्ययन किया, उसके उपरांत भी आप पढ़िएगा, तभी आपका रचनात्मक ज्ञान होगा कि कहाँ पर कमी है, किस प्रकार से हमारा अध्ययन को बल मिल रहा है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शीर्ष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। देखो, जो ललित निबंध है पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, और ललित निबंध के जनक जो है हजारी प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो इनकी निबंध है ये कल्पलता से संग्रहित है, शीर्ष के फूल। महत्वपूर्ण पॉइंट यही नोट कर लेना। अब इसमें क्या है, इसमें लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अवधूत की तरह अविचलित होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शीर्ष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा
और तुमुल कोलाहल कहल के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। ये जो शीर्षी के फूल है, इसमें आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता का उल्लेख उन्होंने किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि इसमें जो है अविचलित होकर पुष्पों की सौंदर्य बिखेर रहा है और आगे कह रहा है कि यह धैर्यवान लोग के साथ चिंता रहित कर्तव्य बने रहने को महान मानवीय मूल्य को स्थापित करता है। और इस फूल में भी किस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, धैर्य पूर्वक लोग के साथ चिंता रहित और कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित किया उन्होंने। ठीक है, ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से ही कसम सा उठता है। तो इसमें गांधी के मूल्यों की भी बात की गई है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। निबंध की शुरुआत में लेखक शीर्ष फूल की कोमलता सुंदरता से जाल बुनता है। जो शीर्ष के फूल है उसकी कोमलता सुंदरता को ही ज़्यादा महत्व देता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल की संस्कृति इतिहास में बैठता है, फिर तत्कालीन जीवन और सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण यह है कि पहले लेखक जो है शीर्ष की फूल की खूबसूरती उसका बखान करता है, उसकी सुंदरता का। ठीक है, और फिर जो है उसके इतिहास के जरिए संस्कृति से उसका मेल मिलाप बैठाता है, फिर तत्कालीन जीवन से सामान्य जीवन से उसको उकेरने का प्रयास करता है और फिर उसका खोखलापन भी उजागर करता है। तो देखो यह तो निश्चित तौर पर है कि इनकी जो विचारधाराएं थे पूर्व में भी लेखक हम कह चुके हैं, जैसे कहा गया है सांस्कृतिक का गठजोड़, सामाजिक का गठजोड़, ठीक है, उसमें आधुनिकता का गठजोड़ इन्होंने किया था। इन बातों को लेकर उपन्यास में तो हमें मिलता ही इनकी ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन निबंध में भी इस प्रकार की भावनाओं को हमें देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आप किसी भी कवि का तथ्य जान सको कि किस प्रकार की रचनाओं में इनकी मानसिकता, इनकी प्रवृत्तियां क्या रही, कि किस विषय को इन्होंने पकड़ के रखा, तो आप उस आधार पर क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे हम देखते हैं कि फिर लिखते हैं कि लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शीर्षी को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत हैं और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। देखो इनके अशोक के फूल भी हैं, ठीक है, अधखिला फूल भी है, एक कमल का फूल भी है, एक कागज़ का फूल भी है, ये रचनाएं हैं। अब इतना मेरे भी कंप्यूटर का दिमाग नहीं कि किसकी रचनाएं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। जब आप रचनात्मक ज्ञान तभी होगा जब एक रचना से। इनकी पहले की रचना था अशोक के फूल, जैसे मैंने पूर्व में कहा, ठीक है। यह इनकी अशोक पर्व और आलोक पर्व और अशोक के फूल, अभी मैंने विस्तार में इससे पूर्व इसमें चर्चा की थी कि अशोक के फूल इनकी प्रथम काव्य निबंध संग्रह है और अंतिम निबंध संग्रह इनका आलोक पर्व है, ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है लेखक इस शीर्षी की फूल, उसके बाद उसने लिखा कि अशोक के फूल की ही तरह शीर्षी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसे भी ना भूले। आहत हैं और इसे भूलने से वह आहत है, सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी को अनासक्त शून्यता और प्रेमी का सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्य कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रहकर भी
चुकता नहीं, निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। फिर वह कवि क्या कह रहा है कि योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेम की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्य कवि का एकमात्र क्या है, शर्त है। कवि वह अच्छा है, कवि का व्यक्तित्व वही अच्छा है जो योगी का अनासक्त शून्यता हो और प्रेम की सरता सरस पूर्णता हो भी उसके पास हो। ठीक है, ऐसा कवि समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रहकर भी चुकता नहीं है और निरंतर आगे बढ़ता। अगर ऐसा कवि है, उस पर ऐसे गुण है, तो मानवीय, प्राकृतिक और मानवीय, चाहे वो प्राकृतिक का उल्लेख करे और मानवीय समाज से उल्लेख करे, वह चुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता, बशर्ते आगे निरंतर बढ़ता रहता है। तो ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, ये कोई कविता नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पर कुछ इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त होती है तो उसको देखना ही पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम लगातार आज से या कल से हम 700 प्रश्नों की एक सीरीज चलाएंगे जो सामान्यतः ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे परंतु परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। जैसे कि ग्रुप सी के लिए भी वह उपयोगी होगा, साइंस से संबंधित क्वेश्चन, एलटी, लेक्चरर, नेट, जीआरएफ, केवीएस, नवोदय, ईएमआरएफ एंड आदि आदि परीक्षाओं के लिए वह उपयोगी होगा। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी आप बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके।